डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। मेरी बेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ है। अगर आप इस वीडियो को मॉर्निंग में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, इवनिंग में देख रहे हैं गुड इवनिंग, और अगर आफ्टरनून में देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग। ये जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, ये मैनेजमेंट के फंक्शन का सेकंड पार्ट होता है। इससे पहले हमने पढ़ा प्लानिंग के बारे में, और अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। प्लानिंग में जो जो वर्क हमने डिसाइड किया था, जो जो चीज़ें हमने डिसाइड की थी, जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया था, ऑर्गेनाइजिंग में हम सारे के सारे वर्क को छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल यूनिट्स के अंदर बांटते हैं, और जिसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी जो भी क्वालिफिकेशन होती है, एबिलिटी होती है, उस एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम उसको वो वर्क दे देते हैं। यही ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। यानी कि ऑर्गेनाइजिंग का अगर हम सिंपल वर्ड्स के अंदर मीनिंग कहें, ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग ये होता है कि पूरे के पूरे वर्क को आप स्मॉल स्मॉल यूनिट्स के में बांटिए, और फिर जिसकी जो एबिलिटी है, जिसकी जो योग्यता है, उसके अनुसार आप उसको वो काम सौंप दीजिए। यही कहलाता है ऑर्गेनाइजिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है तो एनुअल फंक्शन में पूरा प्लानिंग हो जाती है। उसके बाद उसको प्रैक्टिकल रूप देने की बात आती है। प्रैक्टिकल रूप देने के लिए हम सारा के सारे वर्क को छोटे हर डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जैसे कि कल्चरल प्रोग्राम का एक डिपार्टमेंट बना दिया हमने, डिसिप्लिन कमेटी दूसरा डिपार्टमेंट हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट तीसरे डिपार्टमेंट के पास चला गया, और आपका जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो चौथे डिपार्टमेंट के पास चला गया, इन्विटेशन का काम पांचवें डिपार्टमेंट के पास चला गया, परचेजिंग का काम छठे डिपार्टमेंट के पास चला गया। इस तरीके से हम पूरे वर्क को इकट्ठा ना करके उसको स्मॉल स्मॉल यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, और फिर जिसकी जो भी एबिलिटी, जो परचेजिंग में अच्छा है, उसको हमने परचेजिंग का काम दे दिया। जो डिसिप्लिन अच्छी तरह मेंटेन कर सकता है, उसको डिसिप्लिन दे दिया हमने। फिर जिसको सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में नॉलेज है, उसको सिटिंग अरेंजमेंट का काम दे दिया। एक को स्टेज डेकोरेशन का काम दे दिया, फिर एक को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का काम दे दिया, फिर एक को हमने कल्चर में अच्छे हैं उनको कल्चरल प्रोग्राम का हेड बना दिया। तो इस तरीके से जब हम काम को छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर डिवाइड करके, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी जो एबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग उसको काम को दे देते हैं, तो वो उस काम को और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से कर पाता है, और हमारा फंक्शन हो या कोई भी काम हो, वो उतने ही स्मूथली तरीके से और उतने ही बढ़िया तरीके से पूरा होता है। जैसे कि हम स्कूल में देखते हैं, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हर टीचर को पीरियड्स अलॉटेड होते हैं। जिसकी जो क्वालिफिकेशन, जैसे कॉमर्स के टीचर्स हैं वो कॉमर्स की क्लास में जाएंगे, जो साइंस के टीचर्स हैं वो साइंस की क्लास में जाएंगे। जिसकी जो क्वालिफिकेशन है, जिसकी जो एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्लास दी जाती है। नर्सरी टीचर को 12th नहीं दी जाती, और 12th के टीचर को नर्सरी में नहीं भेजा जाता है, क्योंकि नर्सरी के बच्चे जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, उनके साथ अलग तरीके का ट्रीटमेंट होता है, और 12th क्लास के बच्चे बहुत बड़े होते हैं, उनके साथ डिफरेंट बिहेवियर किया जाता है। तो यही होता है ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम प्लानिंग के अंदर जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, उस ऑब्जेक्टिव को हम स्मॉल स्मॉल यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, और स्मॉल यूनिट्स के अंदर डिवाइड करने के बाद हर एक को उसके काम सौंप देते हैं। तो यही कहलाता है ऑर्गेनाइजिंग। देन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। अब हम बात करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस के बारे में। सबसे पहला स्टेप आता है इस प्रोसेस का, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहला काम है हमारा वर्क को आइडेंटिफाई करना, वर्क को पहचानना, और वर्क को एज पर प्लानिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो ये मेक श्योर करता है कि हर पर्सन को उसके एबिलिटी के अनुसार काम दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, आप जब भी बैंक में जाते हैं तो बैंक में डिफरेंट लोग डिफरेंट वर्क को परफॉर्म करते हैं। जिसकी जो एबिलिटी, जैसे कोई कैश गिनने में अच्छा है तो उसको कैश गिनने का काम दिया जाता है।
कोई कैश डिपॉजिट करने में अच्छा, उसको कैश डिपॉजिट का काम दिया जाता है। जो कैश विड्रॉल करने में परफेक्ट है उसको कैश विड्रॉल का काम दिया जाएगा। जो पासबुक की एंट्री सही तरीके से कर सकता है उसको पासबुक में एंट्री का काम, ऐसे ही एफडी का काम। तो हर पर्सन को काम जो है वो छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर डिवाइड करके डिपार्टमेंट वाइज सबको बांट दिया जाता है। इसी को हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। काम को पहचानना और फिर उसको स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करके जिसकी जो क्वालिफिकेशन है, जो एबिलिटी है, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क को उसको बांट देना। सेकंड पॉइंट है हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन। वर्क को आइडेंटिफाई करने के बाद अब हम डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं। सारे वर्क को स्मॉलर जॉब्स के अंदर करने के बाद जो रिलेटेड वर्क होते हैं उनको एक डिपार्टमेंट पर रखा जाता है और जो दूसरे रिलेटेड वर्क होते हैं उनको अलग डिपार्टमेंट पर रखा जाता है। और ये जो डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है वो दो तरीके से होता है। पहला फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन, इसके अंदर फंक्शंस के रिलेटेड काम को फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड जितना काम होगा उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया जाएगा। परचेज से जितना भी रिलेटेड काम होगा उसको परचेज डिपार्टमेंट को, सेल्स से रिलेटेड जो भी काम होगा उसको सेल्स डिपार्टमेंट को दे दिया जाएगा। मार्केटिंग से जितना रिलेटेड काम होगा उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट को दे दिया जाएगा। ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड काम को फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाएगा। तो ये होता है फंक्शंस के बेस पर डिपार्टमेंटेशन बनाना। फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन में हमने फंक्शंस के अकॉर्डिंग वर्क को डिस्ट्रीब्यूट किया। दूसरा है डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि हर चीज के अलग अलग डिवीजन बना देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक कंपनी जो है या एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर डील करता है। जैसे कॉस्मेटिक के अंदर, टेक्सटाइल के अंदर, कन्फेक्शनरी के अंदर, मेडिसिन के अंदर। तो हर उसके अंदर, जैसे इसको अगर हम इसकी बात करें, इसके 4 प्रोडक्ट के अंदर डील करता है। टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक्स, कन्फेक्शनरी और मेडिसिन। हर आइटम के हम अलग अलग फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग और फाइनेंस। इस तरीके से हम हर उसको सेपरेट लेके चलेंगे और हमारे हर प्रोडक्ट वाइज यहाँ पर डिफरेंशिएशन होता है, डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं और हर प्रोडक्ट के लिए सभी जो फंक्शंस होते हैं वो सभी डिपार्टमेंट क्रिएट किए जाते हैं। तो अब ये सेपरेट यूनिट हो गए जो अपने अकॉर्डिंग वर्क करेंगे और इनको फ्रीडम दी जाती है कि अपने अकॉर्डिंग जितना भी मैनेज हो सकता है उसको मैनेज करेंगे। तो यही होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। नेक्स्ट, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। यहाँ पर जो है हर पर्सन को अलग अलग ड्यूटी असाइन की जाती हैं, जो भी उनका काम होता है उसके अकॉर्डिंग, और एक जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार किया जाता है। उसमें उनकी परफॉर्मेंस को नोट किया जाता है। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो हर पर्सन का तैयार होता है और हर पर्सन जो है जो भी वो काम करता है उसको
जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट किया जाता है। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो जॉब डिस्क्रिप्शन के बेस पर ही उसका प्रमोशन होता है, और अगर वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहा है तो जॉब डिस्क्रिप्शन के बेस पर ही उसका टर्मिनेशन भी होता है। इसीलिए जिसके जो भी काम है, जिसकी जो भी ड्यूटीज हैं, वो उसको असाइन कर दी जाती है। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। यहाँ पे क्या होता है कि रिपोर्टिंग एस्टेब्लिश की जाती है। सभी एक्टिविटीज को ग्रुप में बांटने के बाद, डिपार्टमेंट के अंदर बांटने के बाद, सबकी ड्यूटी असाइन करने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा और कौन किसका सीनियर होगा, कौन किसका जूनियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, हमने स्टार्टिंग में बात की एनुअल फंक्शन की स्कूल के, तो स्कूल में एनुअल फंक्शन में हम ये डिसाइड करेंगे सबको काम देने के बाद किसको क्या वर्क देना है। वर्क देने के बाद हम उसको ये डिसाइड करेंगे कि कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा, कौन किसका हेड होगा। जैसे परचेजिंग में है, परचेजिंग में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो किसको रिपोर्टिंग करेंगे, पूरे दिन में उन्होंने क्या वर्क किया, कहाँ कहाँ वो लोग गए, कैसे उन्हें परचेजिंग की। ऐसे ही सिटिंग अरेंजमेंट वाले को किसको वो रिपोर्टिंग करेगा, उसकी रिपोर्टिंग को भी वहाँ पर प्लेस दिया जाता है कि वो सिटिंग अरेंजमेंट के लिए किन किन टेंट वालों के पास गए, किन लोगों से हमने बात की, क्या उनका रिस्पॉन्स रहा, क्या क्या प्राइसिंग वो उन लोगों ने कोट किए, और ये किसके प्राइस जो है वो सबसे कम है। ऐसे ही कल्चरल के लिए हम हेड बना देंगे और कल्चरल डिपार्टमेंट वाले उस हेड को रिपोर्टिंग करेंगे। तो लास्ट में हमारा काम यही होता है कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना, और जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क होता है कि कौन किसको रिपोर्टिंग करे, क्योंकि बिना रिपोर्टिंग के काम जो होता है वो सही नहीं होता है। हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में, अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। पहला पॉइंट है बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग के बिना प्लानिंग जो होती है वेस्टफुल होती है, प्लानिंग का कोई भी फायदा नहीं होता है। सबसे पहला बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन, जब हम किसी को उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम को सौंप देते हैं तो वो उस काम को करने में एक्सपर्ट हो जाता है, स्पेशलाइज हो जाता है, उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। एक ही काम को वो बार बार करता है, रिपीट करता है, और जब वो डेली के डेली उसी काम को करता रहेगा तो फिर वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाता है। तो बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन, उसके अंदर जो भी काम को वो कर रहा है उसमें वो स्पेशलाइज हो जाता है, उसकी स्पेशलाइजेशन उसके अंदर दिखनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर हम डिवीजन ऑफ वर्क देते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क में हम जिसकी जो एबिलिटी है, जिसकी जो योग्यता है, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको वो काम सौंप देते हैं। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि जब वो उस काम को बार बार करता है तो वो उस काम में स्पेशलाइज्ड हो जाता है। जैसे कि हमने बैंक का एग्जांपल लिया था, बैंक में हमने सब कैशियर का काम अलग था, कैश डिपॉजिट करने वाले का, कैश विड्रॉल करने का, पासबुक में एंट्री करने का, एफडी बनाने वाले का, और लोन डिपार्टमेंट का, सबके काम अलग अलग थे। जब वो बार बार उस काम को करते हैं तो वो उस काम में बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं, वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। सेकंड, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप।
जैसे हमने बिल्कुल लास्ट में ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस से लास्ट में पढ़ा था एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, वहाँ पर हम ये बता देते हैं कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा, कौन किसका सीनियर होगा, कौन किसका जूनियर होगा, कौन किसके अंडर में काम करेगा। तो इसकी वजह से जो वर्किंग रिलेशनशिप होती है उसमें बिल्कुल क्लैरिटी रहती है, सबको ये क्लियर होता है कि उन्हें किसको रिपोर्टिंग करनी है, और जो दूसरे लोग होते हैं उनको भी क्लियर होता है कि हमें किससे रिपोर्टिंग लेनी है, किसके काम को हमें चेक करना है, किसके काम को चेक नहीं करना है, कौन कौन हमारे अंडर में काम कर रहा है और किस किसका क्या क्या काम है, सारी की सारी चीजें वहाँ पर क्लियर हो जाती है। तो ये क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। दूसरा, उनको ये भी पता होता है हाउ मच पावर दे आर, हाउ मच पावर दे हैव। इसका तो ये हुआ कि उनको ये पता होता है कि उनकी पावर की लिमिटेशन कहाँ कहाँ है, उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और सबका ये क्लियर हो जाता है कि कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा, कैसे रिपोर्टिंग करेगा, डेली बेसिस पर करेगा या फिर फोर्टनाइटली करेगा या फिर मंथली रिपोर्टिंग करेगा। हर चीज ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन, हर एक को हर चीज जो है वो क्लियर हो जाती है। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो होते हैं उनका भी मैक्सिमम यूज हो पाता है, क्योंकि हमें ये पता होता है कि हमने, और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी इसके अंदर नहीं होता है। उसकी वजह ये है कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमने ये पता है कि हमने किसको क्या काम दिया है, और उसके काम के लिए हम जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर्म भी क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर रिटर्न में भी होता है कि किसके पास क्या काम अलॉट हो रखा है। उसी के अकॉर्डिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी नहीं होता। एक ही काम को एक ही पर्सन हैंडल करता है और दूसरा पर्सन दूसरे काम को हैंडल करता है, तो इसीलिए जो रिसोर्सेज होती है उनका भी मैक्सिमम यूज हो पाता है, मैक्सिमम यूज हो पाता है, और जो रिसोर्सेज होती हैं वो भी वेस्ट नहीं होती हैं। दूसरा, जो एक्टिविटीज होती हैं वो भी वेस्टफुल नहीं होती हैं, वो भी फ्रूटफुल एक्टिविटीज होती हैं। जो ये लोग काम करते हैं वो भी फ्रूटफुल काम होता है, वेस्टफुल नहीं होता है। देन अडॉप्शन टू चेंज। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंज लेकर के आना है तो चेंज भी आप इसे इजीली लेकर के आ सकते हो, और ऑर्गेनाइजेशन भी सिस्टमेटिकली आपका काम करेगा। उसकी वजह यह है क्योंकि हर पर्सन को उसका काम पता होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ होता है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग अपने काम को परफॉर्म करता है। और इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस हैं उनको भी वो लोग इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर कोई चेंज आने वाला है तो वो केवल एक डिपार्टमेंट के अंदर आता है, बाकी डिपार्टमेंट उससे अलग रहते हैं, उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। सपोज प्रोडक्शन की कोई नई टेक्निक आई है तो उससे केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही मतलब होगा, बाकी डिपार्टमेंट को उससे मतलब नहीं होता है। तो इसीलिए जो चेंजेस आने हैं वो केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ही आने हैं, और बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो स्मूथली चलता रहता है, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना काम करता रहता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज जो जितने भी काम करने वाले हैं वो उस नई टेक्निक की ट्रेनिंग ले लेते हैं, और फिर उस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग वो उस जो भी टेक्निक होती है उस टेक्निक के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। और ये चेंजेस जो होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है वो भी इन चेंजेस के अकॉर्डिंग इजीली मॉडिफाई किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि चेंजेस जो आते हैं वो पर्टिकुलर एक या दो डिपार्टमेंट में आते हैं। तो जैसे हमने प्रोसेस के अंदर पढ़ा था कि अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिए जाते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है, परचेज अलग होता है, फाइनेंस अलग होता है, सेल्स, मार्केटिंग, ये सही अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिए जाते हैं। तो अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई भी चेंज आना है तो उस चेंज से वो अकेला ही डिपार्टमेंट अफेक्टेड होता है, बाकी डिपार्टमेंट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बाकी डिपार्टमेंट जो हैं वो एज इट इज स्मूथली काम करते रहते हैं।
तो यही है, जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है वो भी इससे अफेक्टेड नहीं होता है, उसके अंदर भी स्मूथली काम चलता है। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस का।